हाँ पक्का, चलो। हाँ चलो, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस पे फोकस करना। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस पे फोकस करना। सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे लॉ के अंदर? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का प्रोसीजर। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का प्रोसीजर। पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? तो बेटा जब मैं आपको लास्ट क्लास में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का प्रोसेस पढ़ा रहा था, लास्ट क्लास में किसका प्रोसेस पढ़ा रहा था? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का प्रोसेस पढ़ा रहा था। तो मैंने उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया कि भाई प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो शेयर ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकती है रजिस्टर करने से। उसके ऊपर मैंने एक चार्ट बनाया था, नोट्स में निकाल लीजिए। जिन्होंने नहीं चार्ट बनाया हुआ है प्लीज खड़े हो जाइएगा, और बाकी लोग नोट्स में चार्ट निकाल लीजिए। बाकी लोग नोट्स में चार्ट निकाल लीजिए, जिन्होंने नहीं बनाया वो खड़े हो जाइए। ठीक है, बात मत कीजिए प्लीज, अब मैं बाहर भेज दूंगा। मेरे पास 45 मिनट से, मुझे उसे तरीके से यूज करने दीजिए। एनीबडी एल्स, कोई और ऐसा है जिसने चार्ट ना बनाया हो? श्योर है बाकी सबने बना लिया है? चलिए कॉपी खोल लीजिए, मैं चेक कर लेता हूं एक बार फटाफट। होमवर्क तो बाद में बात करेंगे, पहले चार्ट। ठीक है, अब पहले एक बार रिकैप करते हैं। देखिए चार्ट खोला सबने? चलिए, उसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखाया था कि प्राइवेट कंपनी अगर रिफ्यूज करती है रजिस्टर करना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो प्राइवेट कंपनी एक नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजेगी। और नोटिस ऑफ रिफ्यूजल किसे भेजेगी? प्राइवेट कंपनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजेगी ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी, और ट्रांसमिशन के केस में पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसमिशन को। जो नोटिस भेजेगी उसमें रीजन फॉर रिफ्यूजल बताएगी, और नोटिस कितने दिन में भेजेगी? जिस दिन आपने कंपनी को शेयर ट्रांसफर डीड सबमिट की होगी उसके 30 डेज में भेजेगी। ठीक है, अब मान लो जो ट्रांसफरी है वो कंपनी के रिफ्यूजल से नहीं सेटिस्फाइड है, तो ट्रांसफरी कंपनी के रिफ्यूजल के अगेंस्ट अपील कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। अपील करने का टाइम पीरियड क्या है? अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला है तो जिस दिन नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला है उसके 30 डेज में अपील होगी, और अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं मिला है तो जिस दिन हमने कंपनी को शेयर ट्रांसफर डीड सबमिट की थी उसके 60 डेज में अपील होगी। फिर एनसीएलटी शैल हियर बोथ द पार्टीज, एनसीएलटी दोनों पार्टीज को सुन लेगी। फिर एनसीएलटी बोल देगी कि या तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन करो या मत करो, और कंपनी को एनसीएलटी के ऑर्डर से विद इन 10 डेज कंप्लाई करना होगा। बोलिए आया? अब इसके अंदर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में दो ही डिफरेंस है। सबसे पहला तो जो प्राइवेट कंपनी होगी, जो कौन सी कंपनी होगी बेटा? प्राइवेट कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी के अंदर नोटिस भेजना कंपलसरी है, रिफ्यूजल का पब्लिक में नहीं है। और दूसरा डिफरेंस था जो टाइम लिमिट है अपील करने की 30 डेज या 60 डेज, वो 60 डेज और 90 डेज हो जाएगी। बोलिए आया? कल मैंने पढ़ा पूरा दिया था, बुक से रीडिंग नहीं कर पाए थे कल, टाइम नहीं बचा था एंड में, तो पहले बुक से रीडिंग कर लेते हैं इसकी। फिर एक सेक्शन है 58, वो हमने डिस्कस कर लिया, ये 58 ही था। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे 59, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा होमवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले मैं इसकी रीडिंग करा देता हूं, फिर उससे बात कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया प्लीज खड़े हो जाएं। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया प्लीज खड़े हो जाएं। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया प्लीज खड़े हो जाएं। वो आपकी गलती है, नॉट माई मिस्टेक। ठीक है, कोई और है जिसने होमवर्क नहीं किया हो? नहीं, उसमें नहीं होना। डन है, सबने करा है? चलिए पहले मैं ये कराता हूं, फिर होमवर्क डिस्कस करते हैं, है ना। फिजा अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लो। सर सुनो मेरी बात, आपने किसी से पूछा था कल क्लास हुई थी क्या? होमवर्क तो पूछ के कर सकते थे। होमवर्क बताया नहीं किसी ने आपको? और किसी का नंबर नहीं है आपके पास? फिर फोन करके पूछ लेता ना, होमवर्क तो करते कम से कम। सर एंथुसियाज्म चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए। तो रियल में किसी ने बताया नहीं आपको? बाकी सब अनरियल में थे। रियल और अनरियल क्या होता है यार? बैठिए, करना प्लीज। चलिए इधर देखिए, आप भी बैठो, साथ ही बैठोगे, कुछ ऐसे थोड़ी तुम खड़े रहोगे। इधर देखो,
पहले प्राइवेट कंपनी का आ जाओ, पहले प्राइवेट कंपनी का आ जाओ। इधर देखना प्लीज, बोर्ड पर फोकस करना। छुट्टी पे इसीलिए क्योंकि होमवर्क नहीं किया लोगों ने, नवरात्र और टेस्ट सब बना है। सेक्शन 58, पहले बात किसकी कर रहे हैं बेटा? प्राइवेट कंपनी की कर रहे हैं। इधर देखना, प्राइवेट कंपनी में क्या होगा? कंपलसरी इश्यू ऑफ नोटिस होगा। क्या लिखा है? इसके ब्रैकेट में ये जरूर लिख लेना, रेफर चार्ट, हाँ नोट्स चार्ट जो भी। वेयर अ प्राइवेट कंपनी रिफ्यूजेस, क्या रिफ्यूजेस? टू रजिस्टर क्या? द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज और द ट्रांसमिशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, इट शैल गिव नोटिस ऑफ सच रिफ्यूजल। उसको क्या देना पड़ेगा? नोटिस। इसमें हाईलाइट कुछ नहीं कराऊंगा, चार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। नोटिस देना किसको है? रिफ्यूजल का। द नोटिस शैल बी गिवन टू, ट्रांसफर की केस में तो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी को, अदरवाइज पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो ट्रांसमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है। टाइम लिमिट क्या है नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजने की? टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग नोटिस, द नोटिस शैल बी गिवन विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑन विच द ट्रांसफर डीड और द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी। बोलिए आया क्या? यहां तक क्लियर है? अच्छा, नोटिस के कंटेंट्स क्या होंगे? कुछ नहीं, रीजन बताएंगे। नोटिस शैल कंटेन द रीजंस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, अपील होगी किसको? द अपील में बी फाइल्ड बिफोर एनसीएलटी। अपील करेगा कौन? ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरी, ट्रांसमिशन के केस में पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। टाइम लिमिट क्या है अपील करने की? द अपील में बी फाइल्ड विद इन 30 days of receipt of notice of refusal, or in case no notice of refusal is sent by the company, the appeal may be filed within 60 days of delivery of transfer deed or intimation of transmission. आया क्या? Order of tribunal. The tribunal shall hear the parties to the appeal. The tribunal may dismiss the appeal. द ट्रिब्यूनल में या तो आपकी अपील डिसमिस करेगी या कंपनी को बोलेगी आप ट्रांसफर करो। बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। और कंपनी को कितने टाइम में ऑर्डर कंप्लाई करना है? द कंपनी के शैल कंप्लाई विद सच ऑर्डर विद इन 10 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। और पनिशमेंट दे रखा है सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन का। पनिशमेंट मैं कभी चार्ट में लिखता नहीं हूं। 1 साल की जेल है मिनिमम, 3 साल की जेल है मैक्सिमम, 1 लाख का मिनिमम फाइन है, 5 लाख रुपए का मैक्सिमम फाइन है। और ये फाइन कब है? जब आप एनसीएलटी के ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करते हो। जैसे एनसीएलटी ने आपको बोला कि ट्रांसफर रजिस्टर करो, तो एनसीएलटी का ऑर्डर आने के कितने दिन में रजिस्टर करना है कंपनी को? 10 days। मान लो एनसीएलटी का ऑर्डर आने के 10 days के अंदर अंदर कंपनी ने ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया, तब ये पनिशमेंट है। बोलिए आया? और पब्लिक कंपनी में आ जाओ। वैसे तो पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, सबको पता ही है। पता है कि नहीं पता? प्राइवेट कंपनी में तो शेयर्स की क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। द सिक्योरिटीज इन पब्लिक कंपनी शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब यहां सीधे अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल से आता है। अपील टू होम, वही ट्रिब्यूनल करेगा कौन? ट्रांसफर या पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। टाइम लिमिट चेंज हो गई, 30 की जगह 60 days और 60 की जगह 90 days। The appeal may be filed within 60 days of refusal. In case no notice of refusal is not received, the appeal may be filed within 90 days of delivery of copy of transfer deed or intimation of transmission. यहां तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल शैल हियर द पार्टीज टू अपील। The tribunal may dismiss the appeal. The tribunal by order direct that transfer or transmission shall be registered by the company. The company shall comply with such order within 10 days of receipt of notice of tribunal. और वही पनिशमेंट है सेम, 1 साल, 3 साल, 1 लाख, 5 लाख। बोलिए आया? बिल्कुल सेम सेक्शन है, मतलब सेक्शन तो एक ही है, 50-80 है, बस एक पार्ट प्राइवेट कंपनी का और एक पार्ट पब्लिक कंपनी का, और दोनों के प्रोविजन बिल्कुल सेम है। बोलिए यार, यहाँ पे नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया ही नहीं, क्योंकि यहां पे नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। बोलिए आ गया क्या? अब हमें यहां से करना है,
पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहां से पढ़ना चालू करेंगे। आ जाओ भैया। हाँ जी, होमवर्क निकाल लो पहले तो। कौन से क्वेश्चन थे? 5 और 7। कौन से पेज नंबर पे है? 4. पहले क्वेश्चन नंबर 5 में किसी की क्वेरी है तो बताओ। Trisha Data Security Limited was incorporated on 1st August 19 with a paid up capital of itna. Within such a small period of about 1 year, it has earned sizable profit and has topped the chart for its high employee falala. The company wants to issue sweat equity share to its employees. A close friend of the CEO of the company has told him that company cannot issue sweat equity shares as minimum 2 years have not elapsed since the time company commences business. The CEO of the company has approached you to advise about the essential conditions to be fulfilled before the issue of separate shares, especially since their company is about a year old. तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट सही क्वेश्चन था ये। तो आप बोल देना कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर में से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि कंपनी को बने 1 साल हुआ या 2 साल हुआ है। एक कंडीशन ही है कि शेयर शुड बिलोंग टू द क्लास ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी को एसआर पास करना है, और तीसरा पॉइंट ये कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रेगुलेशन से कंप्लाई करेगी, और अनलिस्टेड कंपनी है तो जो सीजी रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी उससे कंप्लाई करेगी। अब एक अमन पूछ रहा है सर ये पदरी पस्तु क्या है? पारी पासु बोलते हैं पहली चीज तो। नॉट पार्ट, हमें नहीं कवर करना पारी पासु क्या होता है, बट आप पूछ रहे हो इसलिए मैं मीनिंग बता देता हूं। पारी पासु का मतलब होता है रैंकिंग इक्वली अमंग देमसेल्व्स, बराबर का स्टेटस होना, इक्वल का स्टेटस होना। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स क्लास में पारी पासु हैं फॉर मी, मेरे लिए आप अच्छे नहीं है और ये बुरी नहीं है, आप सब मेरे लिए रैंकिंग इक्वली अमंग देमसेल्व्स हो। समझ में आया? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन दिया था? 7 में भी आ जाओ एक बार। OLF लिमिटेड अ सब्सिडरी ऑफ फलाना। अब देखो OLF लिमिटेड एक सब्सिडरी है, वो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है सब्सिडरी से? डिसाइड्स टू गिव अ लोन ऑफ 4 लाख टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मिस्टर सूर्या who does not fall in the category of KMP नहीं है, draws a salary of 40,000 पर मंथ। पर मंथ की सैलरी 40,000 है, 6 महीने की सैलरी 2,40,000 है। टू बाय 500 पार्टली पेड अप शेयर्स ऑफ 1,000 ईच इन OLF लिमिटेड। एग्जामिन द वैलिडिटी, नॉट वैलिड, क्योंकि पहली चीज तो आप जो लोन देंगे 6 मंथ सैलरी जितना देंगे, और दूसरा जो आप लोन देंगे वो फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए देंगे, यहाँ पे पार्टली पेड अप शेयर है। प्रोविजन में क्या लिखोगे? प्रोविजन में लिखोगे एज पर सेक्शन 67 a public company shall not grant financial assistance to any person to purchase its shares or shares of its holding company। उसके बाद लिखोगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में बस रेलिवेंट एक्सेप्शन एक्सप्लेन होगा कि कंपनी चाहे तो अपने एम्प्लॉइज को लोन दे सकती है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ का सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी। फैक्ट्स आ जाएंगे और कंक्लूजन आ जाएगा। क्लियर है? हो गया? कोई क्वेरी और कुछ? चलिए, पक्का किसी की कोई क्वेरी नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है। नहीं सर। नो सर। चलिए, नो सर। तो बेटा लौट के आ जाते हैं, अगला सेक्शन पढ़ना चालू करेंगे। सर टेस्ट में एमसीक्यूज भी आएंगे? सर नहीं आएंगे, और आएंगे से आपको क्या फर्क पड़ेगा? कब बड़े होंगे आप लोग? बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आएंगे तो कर लेना, नहीं आएंगे तो मत करना। चलिए, आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ आएगा नहीं। इधर देखिए, अब बेटा बोर्ड पे फोकस करिएगा, बोर्ड पे फोकस करिएगा। अब एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 59। एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 59 सॉरी। अच्छा बेटा, अब ये क्या टॉपिक है मैं बताता हूं। क्या होता है, पहले एक चीज समझो, हर कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है, और रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका नाम आता है। अब कई बार इस रजिस्टर में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों से मुझे नुकसान हो रहा होता है, मुझे मतलब कंपनी के शेयर होल्डर को।
तो फिर कंपनी का शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगाता है एनसीएलटी को इस रजिस्टर को रेक्टिफाई कराने के लिए, इस रजिस्टर को ठीक कराने के लिए। आज कंपनी है, कंपनी ने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है मेंबर्स का, उसमें कुछ कंपनी ने क्या कर दी, गलतियां। अब मैं कंपनी को 50 बार बोल दिया कि भाई तुम्हारे रजिस्टर में गलती है, ठीक कर लो, तुम्हारे रजिस्टर में गलती है, ठीक कर लो। कंपनी मेरी बात नहीं मान रही। मेरे 10 बार 50 बार बोलने के बाद भी कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या नहीं कर रही, रेक्टिफिकेशन। तो सेक्शन 59 बोलता है अगर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एरर्स है और कंपनी उन एरर्स को ठीक नहीं कर रही है तो आप सेक्शन 59 में एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एनसीएलटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उन एरर्स को रेक्टिफाई करवाइए। एनसीएलटी इंक्वायरी कर लेगी, सभी पार्टीज की बात सुन लेगी, उसके बाद एनसीएलटी को लगता है कि रजिस्टर रेक्टिफाई होना चाहिए तो वो कंपनी को ऑर्डर देगी कि आप रेक्टिफिकेशन करो और कंपनी रेक्टिफिकेशन कर देगी। मेन पार्ट ये नहीं है समझने का जो मैंने बोला, मेन पार्ट समझने का है ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी कर सकती है। तो मेन टॉपिक जो यहां पर आता है वो आता है ग्राउंड्स फॉर अपील, बेसिस फॉर अपील। बेसिस फॉर अपील क्या है, बेसिस फॉर अपील क्या है, मतलब हम कब अपील करेंगे, ये रीजंस फॉर अपील बता रहा है, हम क्यों अपील करेंगे एनसीएलटी को, ऐसा क्या हो जाएगा कि हम अपील करेंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहली गलती क्या हो सकती है, बिना किसी कारण के, विदाउट सफिशिएंट कॉज, विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना कारण। कंपनी के पास कोई रीजन नहीं था, कंपनी के पास कोई कारण नहीं था, बिना कारण कंपनी ने रजिस्टर में मेरा नाम डाल दिया, मैं कंपनी का मेंबर ही नहीं हूं, बिना मतलब मेरा रजिस्टर में क्या डाल दिया, नाम डाल दिया। सर मैं मेंबर हूं तब मेरा नाम डालेगी, तो वो विदाउट रीजन नहीं है। विदाउट रीजन कब है, जब मैं मेंबर नहीं हूं फिर मेरा नाम डालेगी। तो कंपनी क्या कर रही है, विदाउट सफिशिएंट कॉज द नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बिना किसी कारण के एक व्यक्ति का नाम कंपनी ने अपने रजिस्टर में डाल दिया। दूसरा इसका वाइस वर्सा है, बिना किसी कारण के किसी बंदे का नाम रजिस्टर से हटा दिया। आज मान लो अमन कंपनी का मेंबर है, अमन कंपनी का मेंबर है, बिना किसी कारण इसका नाम रजिस्टर से हटा दिया, बोले तेरी शक्ल खराब है और वैसे भी तू क्लास में कभी कभी आता है, कभी ऑनलाइन आता है, कभी ऑफलाइन आता है, तो कंपनी ने गुस्से में इसका नाम रजिस्टर से हटा दिया बिना कारण। ये कोई कारण थोड़ी ना हुआ, अब किसी को फेल होना है तो अपन थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो बिना किसी कारण, विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना कारण के सोचो अमन, नाम हटा दिया। द नेम ऑफ एनी पर्सन इज ओमिटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्लियर है क्या? अच्छा सर, इसने तनीषा ने अभी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ये कंपनी की नई ताजी मेंबर बनी है, अभी इसने शेयर खरीदे हैं कंपनी के, तो इसका नाम रजिस्टर में एंटर कर देना चाहिए। अब तो अगर इसने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो इसका नाम रजिस्टर में एंटर कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? कंपनी डिले कर रही है, इसका नाम रजिस्टर में डाल ही नहीं रही। इसने कई बार कंपनी को बोल दिया, अरे भैया मेरा नाम रजिस्टर में डाल दो, मैंने शेयर खरीद लिए, मैं मेंबर बन गई, अरे भैया रजिस्टर में एंट्री कर दो मेरे नाम की, अरे भैया कर दो। कंपनी बोली तेरी शक्ल ही खराब है, नहीं एंट्री करेंगे। देखो कैसी है इसकी शक्ल, देख लो एक बार। तो पर ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना, किसी की शक्ल खराब है तो तनीषा ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना, क्यों तनीषा? सही बोल रहा हूं? तो बिना किसी कारण के इसका नाम आप रजिस्टर में डिले कर रहे हो डालने में, तो गलत है ना। तो लॉ केवल आपकी बार क्या हो रहा है, विदाउट कारण, बिना कारण कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, अननेसेसरी डिले कर रही है, इज बीइंग मेड इन रजिस्टर में एंट्री करने में, एंट्रिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या नहीं डाल रही रजिस्टर में? द फैक्ट ऑफ एनी तनीषा हैविंग बिकम अ मेंबर, ये फैक्ट कि तनीषा कंपनी की मेंबर बन चुकी है, इस चीज की एंट्री करने में रजिस्टर में डिले कर रही है। बोलिए आया? और नेक्स्ट पॉइंट इसका वाइस वर्सा है। क्या हुआ, ये सारांश के पास, ये सारांश के पास कंपनी के शेयर्स हैं, सारांश के पास कंपनी के, सारांश के पास कंपनी के क्या है, सारांश के पास कंपनी के क्या है, शेयर्स। अब ये जो सारांश है जिसके पास कंपनी के शेयर्स है, इसने शेयर्स बेच दिए और अब ये कंपनी का मेंबर ही नहीं है।
तो रजिस्टर में इस चीज की एंट्री होनी चाहिए ना कि अमन है सीज टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी। रजिस्टर में इस चीज की एंट्री होनी चाहिए ना कि अमन है सीज टू बी मेंबर ऑफ कंपनी। तो प्रॉब्लम क्या हुई, सारांश ने कंपनी के शेयर्स बेच दिए। प्रॉब्लम क्या हुई, सारांश ने कंपनी के शेयर्स बेच दिए, तो ये कंपनी का मेंबर नहीं रहा, ही हैज सीज्ड टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी। तो रजिस्टर में इसका नाम लिखा हुआ होगा, अमन लिखा हुआ होगा। तो अब ये कंपनी का मेंबर नहीं रहा, तो रजिस्टर में लिखेंगे ना कि सारांश अब कंपनी का मेंबर नहीं रहा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा। आज सारांश ने कंपनी के शेयर बेच दिए, तो रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी ना कि सारांश है सीज टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी, लेकिन कर ही नहीं रहे ऐसा। तो लॉ बोला कंपनी रजिस्टर में एंट्री करने में डिले कर रही है इस बात की कि फलाना बंदा है सीज्ड टू बी द मेंबर ऑफ कंपनी। तो विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी कारण के डिफॉल्ट कर रहे हैं या अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, इज बीइंग मेड। किस चीज में, इन एंट्रिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करने में डिले करें, क्या चीज, द फैक्ट ऑफ एनी अमन हैविंग सीज्ड टू बी अ मेंबर। बोलिए आया कि नहीं आया, बोलिए आया, पक्का आया। ये रजिस्टर में क्या हो गई, गलतियां हो गई। अब लॉ बोला अगर रजिस्टर में ऐसी कोई गलती होगी तो या तो कंपनी का शेयर होल्डर या अग्रीव्ड पर्सन, या अग्रीव पर्सन मतलब जिसको जीवन में दुख की प्राप्ति हुई है, जो परेशान है। जैसे आज ये अग्रीव पर्सन है, इसकी शक्ल पे लिखा है ये दुखी है। अग्रीव मतलब जिसको जीवन में दुख की प्राप्ति हुई है, जो परेशान है, ठीक है। तो इस शक्ल से लिखा हुआ ये अग्रीव्ड। देखो आप इसकी शक्ल, लग रहा है तो खुद अग्रीव्ड देखे। चलो तो भैया अग्रीव्ड पर्सन है, क्या है, अग्रीव्ड पर्सन है। तब अग्रीव पर्सन, आर्या कहां है आज, होमवर्क नहीं किया हुआ, छुट्टी कर ली। चलो आर्या, चलो तो बेटा सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। अब जो भी अग्रीव पर्सन है या जो भी शेयर होल्डर है वो अपील करेगा एनसीएलटी को कि हमारे साथ मजाक हो गई। फिर एनसीएलटी चेक करेगी कि आपके साथ मजाक हुई है कि नहीं हुई है, और अगर आपके साथ मजाक हुई है तो एनसीएलटी कंपनी को बोलेगी कि इसके साथ मजाक मत करो। बोलो आया क्या, बेसिक यही है सेक्शन का, सबसे मेन पार्ट है। एक छोटा सा पार्ट और है, वो भी बताऊंगा क्या है। यहां तक क्लियर है? तो टॉपिक क्या है, राइट कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 59। राइट क्या है इसमें, राइट टू अपील मिलता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन बाय द कंपनी। अब इसमें एक चीज बताता हूं सर, रजिस्टर ऑफ मेंबर तब मेंटेन होता है व्हेन शेयर्स आर इन फिजिकल फॉर्म। अगर शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन नहीं करती है, वहां पे डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो वहां पे फिर जो एप्लीकेशन जाएगी रेक्टिफिकेशन के लिए, वो रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी को रेक्टिफाई कराने के लिए जाएगी। क्लियर है क्या? तो रजिस्टर ऑफ मेंबर की जगह वहां क्या रेक्टिफाई होगा, रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो लिख लो ये बात कहीं इसी पेज के नीचे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज मेंटेन बाय कंपनी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स is maintained by company only when shares are held in physical form. Only when shares are held in physical form. Only when shares are held in physical form. Full stop लगा के लिखना। Where shares are in dematerialized form, where shares are in dematerialized form, where shares are in dematerialized form, depository will maintain the records of, depository will maintain the records of members of company, depository will maintain the records of members of company, depository will maintain the records of members of company, depository will maintain the records of members of company। लग रहा है आ रहा है 2-4%, ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा, 2-4% आ रहा है क्या? यस सर 2-4% तो आ ही गया। चलो तब क्या बोल रहा है, राइट टू अपील फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन बाय द कंपनी का राइट है। ग्राउंड फॉर अपील क्या है, विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी कारण के। नेम ऑफ पर्सन एंटर कर दिया, नेम ऑफ पर्सन हटा दिया, विदाउट सफिशिएंट कॉज
अननेसेसरी डिले कर रहे हैं एंट्री करने में रजिस्टर में, कि कोई बंदा पर्सन हैविंग बिकम मेंबर वो मेंबर बन गया है, डिफॉल्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी डिले कर रहे हैं एंट्री करने में रजिस्टर के अंदर, कि कोई पर्सन सीज टू बी मेंबर हो गया। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक क्लियर है क्या? करो हाईलाइट, फिर आगे चले। यस सर। चलूं आगे, रुको। लग रहा है आ पा रहा है समझ में? अच्छा, अपील करेंगे किसको और कौन करेगा? होम में अपील, होम में अपील तो अग्री पर्सन अपील कर सकता है, शेयर होल्डर अपील कर सकता है, एनी मेंबर ऑफ कंपनी, और कंपनी खुद भी अपील कर सकती है। अब बच्चे बोलते हैं कंपनी खुद क्यों अपील करेगी अपनी रजिस्टर को ठीक कराने के लिए? सर, कंपनी अपील करती है जब शेयर डीमेट फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे रिकॉर्ड्स कंपनी के पास नहीं है, डिपॉजिटरी के पास है, तब कंपनी अपील करती है। जब कंपनी खुद के पास रिकॉर्ड करके भेज देगी तो दिमाग थोड़ी खराब हो, अपील करेगी। अगर उसको पता है गलती है तो खुद ही ठीक कर लेगी, अगर उसको करनी होगी तो। समझ गए? तो होम में अपील, अग्री पर्सन, मेंबर, कंपनी, अपील होगी किसको? अब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आएगा। वैसे तो अपील किसको होती है? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल माने एनसीएलटी। तो वैसे तो अपील किसको होती है? एनसीएलटी को होती है। और एनसीएलटी कहां पर है? इंडिया में। एनसीएलटी तो इंडिया में है, पर कंपनी के शेयर होल्डर्स तो इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तब मान लो कोई शेयर होल्डर इंडिया के बाहर है और वो अपील करना चाहता है। कोई शेयर होल्डर इंडिया के बाहर है और वो अपील करना चाहता है। अब वो इंडिया में आके एनसीएलटी को कैसे अपील करेगा सोचो? वो इंडिया में आके एनसीएलटी को कैसे अपील करेगा सोचो? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या जो बंदा इंडिया के बाहर रहता है वो इंडिया में आके एनसीएलटी को अपील करे? फिर सोचो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि जो बंदा इंडिया के बाहर रहता है वो इंडिया में आके अपील करे? तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ कोर्ट्स नोटिफाई कर देगी आउटसाइड इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी कोर्ट्स नोटिफाई कर देगी जो आउटसाइड इंडिया ही है, और फिर जो अपील होगी उन कोर्ट्स को होगी विच हैव बीन नोटिफाइड आउटसाइड इंडिया। समझ में आया क्या? फिर वहां एनसीएलटी को अपील नहीं होगी, वहां पे अपील ऐसी कोर्ट को होगी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। और आउटसाइड इंडिया वाली में भी कौन सी कोर्ट को अपील होगी? उन कोर्ट्स को विच हैव बीन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़ना, लॉ बोला इन केस ऑफ फॉरेन मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर्स residing outside India, the appeal shall be filed in a competent court outside India as may be specified by CG by notification। बताइए आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, आया नहीं आया? बात समझ में? अच्छा, अब आपने एनसीएलटी को अपील कर दी, फिर एनसीएलटी क्या करेगी? सुन लेगी तुम्हारे दुख दर्द। द एनसीएलटी शैल The NCLT shall hear the parties to the appeal। The NCLT में या तो आपकी अपील को डिसमिस कर देगी, बोले नहीं फालतू बात मत कर, रजिस्टर में कोई गलती नहीं है, डिसमिस कर देगी आपकी अपील को। तू जाएगा तो डेफिनेटली डिसमिस होगी, ठीक है? तेरे शक्ल पे लिखा हुआ डिसमिस, ठीक है? तो तेरे को तो मना ही करा जाएगा। द ट्रिब्यूनल में बाय ऑर्डर बोल भी सकती है रेक्टिफिकेशन करो, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी अगर शेयर डीमेट फॉर्म में है, या फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में। यहां तक क्लियर है क्या? दैट्स इट। ठीक है, मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये वाला पार्ट अगर आपका पढ़ने का मन हो तो पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं आता। यहां तक क्लियर है? पढ़ सकते हो, बुक्स में है, मैं पहले ही बता रहा हूं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं पढ़ूंगा। डिफरेंस बिटवीन, बिल्कुल पता चलेगा। आज आपको कंपनी की मीटिंग के नोटिस नहीं आ रहे, नोटिस उन्हीं लोगों को भेजे जाते हैं जिनका नाम रजिस्टर में। आपको नोटिस नहीं आ रहे, आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो आप समझ जाओगे कि कोई ना कोई गड़बड़ है। चलो, अब ये एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है फॉर्ड्स ट्रांसफर का, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त, भयंकर, मजेदार, जोरदार। कहो तो पढ़ा दें, कहो तो छोड़ दें। पढ़ा दें, अब छोड़े, बोले चलो पढ़ लो। पढ़ा दो सर। आप कह रहे हो इसलिए पढ़ा रहा हूं, मन नहीं था।
आओ। अब सर इसका कोई सेक्शन नहीं है, पहली चीज देख लो, बुक में भी नहीं दिखेगा। फॉर्ज ट्रांसफर का कोई सेक्शन नहीं है, पहली चीज। आप देखोगे तो बुक के अंदर भी फॉर्ज्ड ट्रांसफर का कोई सेक्शन लिखा हुआ आपको दिखाई देगा नहीं। क्यों नहीं है सर सेक्शन? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट है, बस हमारी बुक्स में इस चैप्टर के अंदर गिवन है तो हमको पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज समझो, फॉर्जरी क्या होती है? पहले फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी करना, झूठे कागजात बनाना, झूठे सिग्नेचर्स करना। आज मान लो इस तनीषा ने क्या किया, ये जो बिल्डिंग है उसके झूठे कागजात बनवा लिए, उस पर ये लिखा लिया कि मैं मालिक हूं, और एक दिन अनिल सर सो रहे थे, सोते सोते चुपके से उनके साइन करा लिए हाथ पकड़ के, और अपने नाम ये बिल्डिंग करा ली। तो ऐसा कहेंगे कि इसने क्या करी है? फॉर्जरी करी। बता देना अनिल सर को इसके क्या इरादे हैं जब आए कल। तो इसके ऐसे इरादे हैं, नेक इरादे हैं नहीं, और ये इसका मदद कर रहा है। कल इसीलिए तो छुट्टी में था, जाली कागजात बनाने गया था, ये रात भर सोया नहीं, टेंशन में नींद नहीं आई। शक्ल देखो इसकी, घर वालों ने लात मारी, यहीं आके गिरा है सीधा। शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है 10 दिन से नया नहीं है। देखो एक बार देख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जस्ट लुक एट हिज हेयर्स गोइंग इन ऑल 9 डायरेक्शंस। इसके हेयर को देख के 9 डायरेक्शंस बनाने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है अभी। देखो तो सही एक बार, सच्चे ये नहीं जा रहे क्या 9 डायरेक्शंस में? आप बताओ। वो भी देख रही है, क्या बोले बोले, वही वाली बात होगी ना, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड। हंसने की कोशिश बहुत कर रही है, रोक रही है, सच्ची दोस्ती है तेरी। चलो इधर देखना, अब तो हंसने लगी, कोई नहीं। चलो चले बेटा, आओ। क्या सोया तो नहीं सोया था कल रात को? हाँ नहीं सोया था, फिर ऐसी शक्ल क्यों हो रही है तेरी? अब पूछ, तू सब बताएंगे। चलो आओ खैर, चलो टाइम पास मत करो, इधर आओ। तो आज क्लास में सांप आया, तो यही छोड़ा है, यही छोड़ा है, मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए सोया नहीं रात भर, जंगल में गया था पकड़ने। चलो लिटरली आया था, बट है मतलब फुल्ली ग्रोन था या छोटा सांप था? हाँ अरे इधर आओ यार, ये तो बहुत ही नर्सरी केजी की बातें हो गई। आओ फॉर्ज ट्रांसफर इधर देखते हैं, इतना लेवल भी मत गिराओ यार, हम लॉ पढ़ रहे हैं। फॉर्ज ट्रांसफर इधर देखो। अब होता क्या है समझना सर, फॉर्ज ट्रांसफर होता है क्या समझो। सर ये बंदा ना बहुत बदमाश है, ये बंदा ना बहुत बदमाश है मिस्टर जी, ठीक है, समझ जाओ। तो ये बंदा बहुत बदमाश है, ठीक है, और एक बहुत भोले वाले बंदे हैं मिस्टर एएल, ठीक है, समझ जाओ। तो बहुत ही भोले वाले बंदे हैं। तो जी ने क्या किया, जी ने क्या किया, एएल के शेयर सर्टिफिकेट चोरी कर लिए, एएल के शेयर सर्टिफिकेट चोरी कर लिए। फिर इसने पता है क्या किया, मिस्टर जी ने क्या किया, एक शेयर ट्रांसफर डीड बनाई। क्या बनाई? शेयर ट्रांसफर डीड बनाई। उसमें खुद के साइन तो जो करने थे वो करने ही थे, और उसने क्या किया, उसमें मिस्टर एएल के जो सिग्नेचर्स हैं, मिस्टर एएल के जो क्या है सिग्नेचर्स है, वो फॉर्ज कर लिए, झूठे कर लिए। और शेयर ट्रांसफर डीड पे ये दिखाने की कोशिश करी, शेयर ट्रांसफर डीड पे ये दिखाने की कोशिश करी कि एएल अपने शेयर जी को बेच रहा है। मतलब ये दिखा दिया कि एएल कौन है, ट्रांसफरर है, और जी कौन है, ट्रांसफर। एक्चुअल में एएल अपने शेयर जी को नहीं बेच रहा है, जी ने एएल से एएल के सर्टिफिकेट चुरा लिए हैं, फिर जी ने एक शेयर ट्रांसफर डीड बनाई है। जी इतना धूर्त है, मक्कार है, बदमाश है, एक झूठी शेयर ट्रांसफर डीड बनाई है और उस पे एएल के सिग्नेचर झूठे कर लिए, और जाके ये शेयर ट्रांसफर डीड किसको सबमिट कर दी, ये जाके शेयर ट्रांसफर डीड सबमिट कर दी कंपनी को। मान लो कंपनी का नाम है पीक्यूआर लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी का नाम है, कंपनी को सबमिट कर दी। तो बेटा लॉ बोला ऐसी शेयर ट्रांसफर डीड जिसपे ट्रांसफरर के सिग्नेचर फॉर्ज्ड हैं, ऐसी शेयर ट्रांसफर डीड जिसपे ट्रांसफरर के सिग्नेचर फॉर्ज्ड हैं, उसी को फॉर्ज्ड ट्रांसफर बोला जाता है। अब बेटा कंपनी को थोड़ी पता है फॉर्ज ट्रांसफर हुआ है, कंपनी को थोड़ी पता है,
तो कंपनी क्या करी? कंपनी रजिस्टर्ड शेयर्स, कंपनी रजिस्टर्ड शेयर्स इन नेम ऑफ मिस्टर जी। कंपनी ने जी के नाम पे शेयर्स रजिस्टर भी कर लिए। तो अब क्या जी को शेयर्स की लीगल ओनरशिप मिलेगी? क्या जी को शेयर्स की लीगल ओनरशिप मिलेगी? तो लॉ बोला फॉर्जरी जो होती है, लॉ क्या बोला? जो क्या होती है? फॉर्जरी होती है वो नल एंड वॉइड है। क्या है? वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग है, वो नल एंड वॉइड है, वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, तो लॉ बोला ये जो जी है उसको शेयर्स के ऊपर कोई राइट नहीं मिलेगा। जी को शेयर्स के ऊपर बेटा कोई राइट नहीं मिलेगा। ट्रू ओनर कौन रहेगा? मिस्टर एल, जो कि क्या है? ओनर है। मिस्टर ए ही क्या माने जाएंगे? मिस्टर ए क्या माने जाएंगे? ट्रू ओनर माने जाएंगे। एंड वो कंटिन्यू रहेंगे शेयर्स के लिए, कंटिन्यूज टू बी एंटाइटल्ड टू शेयर्स, वो एंटाइटल रहेंगे शेयर्स के। ही कंटिन्यूज टू बी एंटाइटल्ड टू शेयर्स। समझ में आया? तो आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई एक फॉर्स ट्रांसफर हुआ, कंपनी ने फॉर्स ट्रांसफर रजिस्टर भी कर लिया, बताओ ट्रांसफरी को शेयर्स पे कोई राइट मिलेगा क्या? तो आप बोलेंगे ट्रांसफरी को शेयर्स के ऊपर कोई राइट नहीं मिलेगा, फॉर्स ट्रांसफर नल एंड वॉइड होता है, एंड ट्रू ओनर कंटिन्यूज टू बी एंटाइटल्ड टू द शेयर्स। एंड ये जो ट्रू ओनर है वो कंपनी को फोर्स करेगा कि आप जी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटाओ और मेरा नाम वापस डालो। सर कंपनी ने क्या किया होगा? जब ट्रांसफर रजिस्टर किया होगा तो एल का नाम तो रजिस्टर से हटा दिया होगा, क्योंकि कंपनी को लगा होगा कि एल ने शेयर बेच दिए, और जी का नाम जी का नाम रजिस्टर में डाल दिया होगा क्योंकि जी ने खरीद लिए। तब ये जो एल है, ये जो कौन है बेटा? एल है, ये कंपनी को क्या करेगा? कंपेल करेगा। एल में कंपेल कंपनी टू रीस्टोर हिज नेम, बोले मेरा नाम वापस डालो, टू रीस्टोर हिज नेम इन रजिस्टर। एल कंपनी को बोलेगा कि मेरा नाम रजिस्टर में रीस्टोर करो। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आगे। Yes, sir. अब सर ये तो जी तो बहुत दूर तक मक्कार है। मान लो जी ने आगे भी एक कहानी करी, ये जी तो बहुत दूर तक मक्कार है, इसने मान लो आगे भी एक कहानी करी। अब आगे इसने क्या करी? क्या कहानी करी? सर ये जो जी है, जी कौन था? ट्रांसफरी था। ठीक है, जी कौन था? ट्रांसफरी था। इसने एक भोला वाला बंदा ढूंढा और उसको शेयर आगे बेच दिया। एक भोला वाला बंदा ढूंढा और उसको शेयर्स क्या कर दिए? रीसेल कर दिए। मान लो ये भोला वाला बंदा था मनस्वी, ये भोला वाला बंदा था मनस्वी, एग्जाम्पल है सर। ठीक है, तो मिस एम को ठीक है, तो शेयर ट्रांसफर कर दिया। अब ये कौन है? इनोसेंट बायर। मनस्वी फिर बोल रहा हूं एग्जाम्पल है, ये कौन है? इनोसेंट बायर है। ये बाय नो एंगल इनोसेंट, ये किसी भी एंगल से इनोसेंट नहीं है, कोई भरोसा नहीं यही सांप पकड़ के लाई हो। ठीक है, तो इनोसेंट बायर है मिस एन। अब इन्होंने क्या है? शेयर्स गुड फेथ में खरीदे हैं, इनको नहीं पता कि ट्रांसफरी ने क्या करा है? फॉर्जरी करा है। तो इसने क्या करा? परचेज कर लिए शेयर्स इन गुड फेथ। इसने शेयर्स गुड फेथ में खरीद लिए विदाउट नॉलेज ऑफ फॉर्जरी। इसको पता ही नहीं था क्या हुई है? फॉर्जरी हुई है। तब इसको शेयर्स पे कोई राइट मिलेगा क्या? तो लॉ बोला कोई राइट नहीं मिलेगा, नो राइट ऑन शेयर्स। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने गुड फेथ में खरीदे। नीमो दैट कॉट नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉट।
ट्रांसफरी का जो टाइटल अगर डिफेक्टिव है, यानी अगर जी का टाइटल डिफेक्टिव है, सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव ही होगा, तो उसको कोई राइट शेयर्स पे नहीं मिलेगा। तो अब एम क्या करेगा बताए? क्लेम करेगा मुआवजा। किससे मांगेगा? ना, ये क्लेम करेगा डैमेजेस फ्रॉम कंपनी, क्योंकि कंपनी की ड्यूटी होती है ये देखना कि ट्रांसफर जेन्युइन है कि नहीं। तो ये डैमेजेस किससे मांगेगा? कंपनी से। इनोसेंट बायर किससे मांगेगा? कंपनी से। और कंपनी मांगेगी जी से। पीक्यूआर लिमिटेड क्लेम करेगी डैमेजेस फ्रॉम मिस्टर जी। जी यानी जो किसने क्या था? ट्रांसफरी था, जिसने फॉर्स ट्रांसफर किया था। तो एग्जाम में अगर पूछ ले व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉर्स ट्रांसफर, तो ये आपको समझाना है। सारे पॉइंट कवर कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। बोलो आया नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में? अरे बोलो आया? yes, बोलो यार। ड्रॉ कर लो एग्जाम्पल, फिर थ्योरी रीड कराता हूं। ड्रॉ कर लिया? वेरी गुड। आओ बेटा। सर पहला वाला दिखाना सर। अभी दिखाते हैं बेटा। चलो इधर देखना। अब बच्चों मीनिंग ऑफ फॉर्स ट्रांसफर क्या है? रटो नहीं, सिर्फ इतना याद रखो, अगर एक शेयर ट्रांसफर डीड पे ट्रांसफरर के सिग्नेचर झूठे हुए हुए तो उसी को क्या बोलते हैं? फॉर्स ट्रांसफर। द टर्म फॉर्स ट्रांसफर मीन्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर डीड ऑन विच द ट्रांसफरर सिग्नेचर आर फॉर्ज्ड। फॉर्स ट्रांसफर का इफेक्ट क्या होगा? A false transfer is void ab initio, that is nullity, that is without any legal effect. Fraud transfer क्या है? void ab initio है। Rights क्या होंगे? कोई rights नहीं होंगे। The transferee is not legally entitled to continue as member. ट्रांसफरी को कोई लीगल एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। मेरे एग्जांपल में ट्रांसफरी कौन था? मिस्टर जी, द ओरिजिनल ओनर। मेरे एग्जांपल में ओरिजिनल ओनर कौन था? मिस्टर एल। कंटिन्यूज टू बी द मेंबर, मैं ही मेंबर रहूंगा। ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। धूर्त, मक्कार, ग्रीडी। ओरिजिनल ओनर कंटिन्यूज टू बी द मेंबर। समझ रहा है? चलो, वेयर अ कंपनी हैज रजिस्टर्ड ट्रांसफरी एज अ मेंबर। मान लो ट्रांसफरी को कंपनी ने रजिस्टर भी कर लिया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफरर यानी कि ट्रू ओनर कंपनी को बोलेगा कि मेरा नाम रजिस्टर में रिस्टोर करो, वापस से डालो। तो वेयर अ कंपनी हैज रजिस्टर्ड द ट्रांसफरी एज अ मेंबर on the basis of force transfer, following consequences shall follow. The original owner AL can compel the company to restore his name on the register of members. और कंपनी तेरे शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगी जी, जो तुझे मिले होंगे ग्रीडी। द कंपनी शैल कैंसिल द शेयर सर्टिफिकेट इशूड टू द मिस्टर जी एंड कॉन्सिक्वेंटली द मिस्टर जीज नेम शैल बी स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ यानी हटा देंगे फ्रॉम द रजिस्टर। और किसी ऑनेस्ट बंदे को शेयर भेज दिए तो व्हेन द मिस्टर जी हैज ऑलरेडी ट्रांसफर द शेयर्स टू एन इनोसेंट परचेजर मिस द पोजीशन विल बी एज फॉलोज। द कंपनी शैल, मनस्वी को कुछ नहीं मिलेगा, शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द न्यू परचेजर मनस्वी एज अ मेंबर। द न्यू परचेजर मनस्वी ऑफ शेयर्स शैल हैव अ राइट टू क्लेम क्या? डैमेजेस फ्रॉम PQR Limited. The PQR Limited shall have a right to recover damages from the Mr. G who had deposited the forced transfer deed. आया कि नहीं आया? Not a very important topic, बस बुक्स में था, मॉड्यूल में था, मैं छोड़ नहीं सकता था, मैंने कवर कर लिया, बट नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा पेपर में, गारंटीड बोल रहा हूं नहीं आएगा। क्लियर है? पढ़ा दिया, सेल्फ में पढ़ने बोलता तो समझ में भी नहीं आता आप लोगों को। पढ़ना एक बार जरूरी था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, यू कैन स्किप। क्लियर है? अरे बोलो यार। चलिए, तो आज के लिए लॉ में इतना ही रखते हैं। अब एक तो डेफिनेशन ऑफ मेंबर मेरे को इस चैप्टर में पढ़ानी है, छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ा दूंगा। फिर इस चैप्टर का सिर्फ एक सेक्शन हमारा बचा है, सेक्शन 71 डिबेंचर्स। दिख गया क्या? कल से हम ये वाला टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है।